हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेचर ऑफ कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लेकिन इसका नेचर आज स्टडी करेंगे। नेचर में सबसे पहले है इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अगर इसके पाथ में हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कैथोड रेज के बिल्कुल सामने वाले एंड पे इस ऑब्जेक्ट की शेडो बनती है। इसका मतलब कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव करती है। कैथोड रेज आर नॉट विजिबल, ये विजिबल नहीं होती, लेकिन इनका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। जब कैथोड रेज किसी फ्लोरेसेंट मटेरियल पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ पे स्पार्क प्रोड्यूस होता है। टेलीविजन की जो पिक्चर ट्यूब है वो भी एक कैथोड रेज की ही ट्यूब होती है। इट प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रेज के पाथ में अगर हम कोई पेडल व्हील रख दें तो कैथोड रेज के इसके ऊपर स्ट्राइक करने पर पेडल व्हील रोटेट करना शुरू करता है। इसका मतलब है कि कैथोड रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। ओके, जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट कर जाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करने पर कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नॉर्थ और साउथ पोल में से पास करने पर कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है। कैथोड रेज जब किसी मेटल शीट के ऊपर स्ट्राइक करती है तो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ग्लास के ऊपर जब स्ट्राइक करती है तो ग्लो प्रोड्यूस करती है। जब कैथोड रेज किसी हैवी मेटल जैसे टंगस्टन या कॉपर है उसके साथ स्ट्राइक करेगी तो कैथोड रेज एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। ओके, और शीट में कैथोड रेज पेनिट्रेट कर जाती है, अंदर तक चली जाती है। कैथोड रेज की चार्ज अपॉन मास रेशो हमेशा सेम होती है। इसका मतलब है कि कैथोड रेज का जो चार्ज अपॉन मास रेशो है वो ना तो मेटल के इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है और ना ही इसके अंदर कौन सी गैस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज अपॉन मास रेशो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये जो चार्ज अपॉन मास रेशो है जे थॉमसन ने 1897 में डिटरमाइन की थी। जे थॉमसन ने कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रही हैं उनको एक होल में से पास करके, एनोड के बीच में जो होल है उसमें से पास करके एक सिंगल बीम को लिया, और इस सिंगल बीम को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बीच में से कैथोड रेज को पास करवाया। अब जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट करेगी, और कैथोड रेज की जो डिफ्लेक्शन है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर है मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा डिफ्लेक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। सेकेंड है मास ऑफ द पार्टिकल्स। कैथोड रेज के पार्टिकल्स का मास जितना कम होगा, जितने वो लाइट होंगे, उतनी ही ज़्यादा उनकी डिफ्लेक्शन होगी। और थर्ड है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे कैथोड रे में डिफ्लेक्शन होगी। तो जे थॉमसन ने क्या किया, पहले सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ही अप्लाई किया तो कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव किया और पॉइंट ए के ऊपर स्ट्राइक की। ये जो यहाँ पे एक प्लेट है इसके ऊपर फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा हुआ है, जैसे ही कैथोड रे इसके ऊपर स्ट्राइक करेगी तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा और हमें पता चल पड़ेगा। और जब केवल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की तो कैथोड रेज नॉर्थ पोल की तरफ मूव की और पॉइंट सी के ऊपर स्ट्राइक की। जे थॉमसन ने पॉजिटिव प्लेट और जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि जो कैथोड रे वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चले, और ये जो है एक पॉइंट बी के ऊपर स्ट्राइक की। तो इसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कितनी अप्लाई की और डिफ्लेक्शन कितनी हुई, इनके ऊपर, इनके बेस के ऊपर एक कैलकुलेशन की, और उस कैलकुलेशन से जे थॉमसन ने चार्ज अपॉन मास रेशो इलेक्ट्रॉन के लिए निकाली, जो आती है 1.758820 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स 1। और सिंपल इसको हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं, चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम kg इनवर्स 1। तो इतनी चार्ज अपॉन मास रेशो जे थॉमसन ने कैलकुलेट की। ओके,
नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है वो कैसे डिटरमाइन किया। इस मेथड को बोलते हैं ऑयल ड्रॉप मेथड, और ये मेथड किया है R.A. मिलिकन ने। R.A. मिलिकन ने इस मेथड को किया था 1909 में, 1909 में। R.A. मिलिकन ने इस तरह का एक एपरेटस लिया। इस एपरेटस में दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट और सेकंड प्लेट, और इस प्लेट के अंदर में एक छोटा सा होल है। इस प्लेट में एक छोटा सा होल है। इस प्लेट के ऊपर का जो कंपार्टमेंट है, एटोमाइजर या स्प्रेयर की हेल्प से ऑयल ड्रॉपलेट्स को मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे स्प्रे किया। ऑयल ड्रॉप्स की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिस्ट की फॉर्म में यहाँ पे स्प्रे की गई है। इस कंपार्टमेंट में एक टेलीस्कोप लगाया गया है, और ये जो छोटा सा होल है, एक ऑयल की ड्रॉप यहाँ से पास करके इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ जाती है, जिसको हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। जैसे ही यहाँ पे एक ऑयल ड्रॉप आई तो ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये डाउनवर्ड फॉल करेगी, नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी। उसी वक्त आर ए मिलिकन ने एक्सरेज को इस कंपार्टमेंट में पास किया। एक्सरेज के पास होने पर इस कंपार्टमेंट में जो गैस थी, उस गैस के साथ एक्सरे स्ट्राइक की, और इस गैस से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन इस ऑयल ड्रॉपलेट के साथ चिपक गए। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉपलेट के साथ चिपके तो ऑयल ड्रॉपलेट पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर जब नेगेटिव चार्ज आया तो आर ए मिलिकन ने इस प्लेट को पॉजिटिव चार्ज अप्लाई किया और इस प्लेट को नेगेटिव चार्ज। अब ऑयल ड्रॉपलेट पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेगी, मतलब अपवार्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। अब आर ए मिलिकन ने क्या किया कि यहाँ से जो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट को जो चार्ज अप्लाई किया हुआ है उसको इस तरह से एडजस्ट किया कि जो डाउनवर्ड पुल जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो पुल लग रहा है, बिल्कुल उसके बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, जिसकी वजह से ऑयल ड्रॉपलेट की मूवमेंट रुक गई और ये स्टेशनरी हो गई, एक ही जगह पे रुक गई। बाद में आर ए मिलिकन ने ऑयल ड्रॉपलेट का मास कितना था और कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इसके बेस के ऊपर एक कैलकुलेशन की और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट किया, जो निकलता है 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ये सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसको हम 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं। ठीक है, चार्ज अपॉन मास रेशियो और इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकलने के बाद हम इलेक्ट्रॉन का मास निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सिंपल सा फार्मूला है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब डिवाइडेड बाय चार्ज अपॉन मास रेशियो 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम्ब केजी इनवर्स 1। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9.10 इंटू 10 की पावर -31 केजी। यह है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ग्राम में कितना हो जाएगा, ग्राम में हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.10 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का मास है ये हाइड्रोजन के मास का 1/1837 टाइम होता है। इतना छोटा मास होता है, हाइड्रोजन के मास से भी 1/1837 टाइम ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन है। तो बहुत ही स्मॉल मास है, इसलिए प्रैक्टिकली इसको बहुत ही कम या निग्लिजिबल मान के इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रॉन का मास भी देखा, इलेक्ट्रॉन की चार्ज अपॉन मास रेशियो भी देखी और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फाइंड आउट किया। अब हम इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन बोलेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग चार्ज 1.6022 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। ठीक है, एंड हैज मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, दैट इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल हैविंग चार्ज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड मास 9.10 इंटू 10 की पावर -31 kg, विच इज 1/1837 ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपने समझ लिया होगा। ओके, थैंक यू।